नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में मौलिक कर्तव्य को हमने कंप्लीट कर लिया था। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व सबसे पहले है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है। ये सामाजिक पर और आर्थिक और राजनीतिक के तीनों प्रकार के न्याय और स्वतंत्रता पर और समानता पर ये इनकी भावना पर स्वतंत्रता की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहां यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, तो वही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक जो तत्व है ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसकी जो प्रेरणा है ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं एवं वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसी आधार पर परिवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया और अपरिवर्तनीय अधिकारों जिनका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारों को नैतिक प्रेरणा देश के, इन सब को भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित किया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, फर्स्ट हो गया। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सेकंड। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार और अधिकांश योजना इससे प्रेरित है। इसमें संविधान का दर्शन भी निहित है। नेक्स्ट है जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है और जीवन के अधिकार में आजीविका भी निर्देशक तत्वों में वर्णित है। विभिन्न विचारों का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में क्या विचार है? फर्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर। नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन है निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है। नेक्स्ट है BN राव। नीति निर्देशक तत्वों का राज्य
प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। नेक्स्ट है, एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ मूल विषय वस्तु है। आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। और 37 में नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना और राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। फर्स्ट है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों का आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण और स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन और पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। नेक्स्ट है, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बच्चों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 39 के, समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। ये है 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है 40, ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियों व प्राधिकार देना, ये आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अस्वस्थता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। नेक्स्ट है 42, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध है। ये 42 में है, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। और 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 43 का है, सहकारी समितियों का उन्नयन, ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 44 है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। आर्टिकल
45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल करना। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 26 नेक्स्ट है 40वां आर्टिकल है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना आर्टिकल 46 में बताया गया है। आर्टिकल 47 लोगों के पासाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास 47 में किया गया है। नेक्स्ट है 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय बछड़ों व अन्य दुधारुओं या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये आर्टिकल 48 में। 48 का है पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व अन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। और 50 है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना इसमें शामिल किया गया है। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति व एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के व्यापक रूप को देखते हुए इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। ये इन आर्टिकलों में आर्टिकल 40 में, 43 में, 43 ख में, 46 में और 47 में, 48 में इनमें गांधीवाद तत्व पर्याप्त है। इसमें समाजवादी तत्व है अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में, 39 क में, 41 में, 42 में, 43 में, 43 क में और 47 में इनमें समाजवादी तत्व। और उदारवादी तत्व अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, 48 क, 49, 50 और 51 इनमें उदारवादी तत्व शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किए गए संशोधन क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इनमें अनुच्छेद 39 क और 43 क तथा 48 क को शामिल किया गया है। 39 क, 43 क और 48 क ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 45 में उल्लेखित है राज्य प्रारंभिक शैशव की देखरेख और सभी बच्चों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 द्वारा 1 अप्रैल 2010 से प्रतिस्थापित किया गया था। और नेक्स्ट है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में 2011 में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। और 21 आर्टिकल में 43 ख एक नया आर्टिकल तैयार किया गया था। संविधान के अन्य भागों में उल्लेखित निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही निर्देश देते
प्रतीत होते हैं, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 335 संघ और राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना। और 350 का है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये 350 क में है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 में। आगे है निदेशक तत्वों की आलोचना। केटी शाह के शब्दों में ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता है। नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद संघर्ष का कारण बन जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया है, जैसे समान नागरिकता संहिता। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिनसे वह निर्देशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं होते। मूल अधिकार व निर्देशक तत्वों में क्या टकराव है? संवैधानिक व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकार में कई ऐसे बिंदु दृष्टिगोचर होते हैं जिनको लेकर दोनों के मध्य टकराव बना रहता था, लेकिन आवश्यक संशोधन कर इसकी गलत व्याख्या को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। मूल अधिकार व निर्देशक तत्वों में टकराव के निम्न बिंदु रहे हैं। फर्स्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाए गए हैं व नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय बनाए गए हैं अनुच्छेद 37 के अनुसार। 1951 में चंपक दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य केस में न्यायालय के मत का झुकाव भी मूल अधिकारों की ओर ही रहा था। केरल शिक्षा विधेयक 1959 के बाद में न्यायालय ने दोनों का महत्व बनाए रखने के लिए समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत अपनाया है। नेक्स्ट है, संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 ग को अंततः स्थापित किया है और 31 ग में प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा यदि कोई विधि अनुच्छेद 39 ख व 39 ग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई है तो वह विधि इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1900 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग को वैध माना, किंतु इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे के अधीन घोषित किया गया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 व 31 पर वरीयता प्रदान करती है, वह धारा 4 है को अवैध घोषित किया गया तथा निर्देशक तत्वों व मूल अधिकारों में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में से मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है, किंतु न्यायालय इस बात का भी ध्यान रखती है कि नीति निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए राज्य युक्ति युक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 पर वरीयता दी गई है।
नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे है? संविधान लागू होने के बाद सरकार द्वारा 1950 से नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित आदर्शों की प्राप्ति हेतु अनेक योजनागत प्रयास किए गए और यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। अब तक कई नीति निर्देशक तत्वों को योजनाओं का आधार बनाया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व व संबंधित योजनाएं निम्नलिखित है। अनुच्छेद 39 है, भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास और जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये इसकी संबंधित व्यवहारिक योजनाएं और इसके कार्य है। नेक्स्ट आर्टिकल है 40, संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों में प्रयोग। और 41 में है औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा योजना, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्धों हेतु पेंशन योजना और मातृत्व सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है 45, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलते हुए अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अर्थात मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया है। 46वें संविधान संशोधन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षा संस्थानों में और लोक नियोजन आदि में छूट। 48 का है बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और राष्ट्रीय वन्य नीति 1988, ये 48 क में के माध्यम से हुई है। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण हेतु या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं। 51 में पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि। नेक्स्ट है मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। ये भाग 4 में उल्लेखित 36 से 51 तक उल्लेखित है। यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व है, जिसके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना और लोक कल्याण सुनिश्चित कर सके। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय है। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकारों का स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक है, इनका सकारात्मक है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं हैं, इन पर कोई सीमा नहीं है। और मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, जो अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 जो उच्च न्यायालय। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, वह इसे कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 368 और 59 के आधार पर हो सकता है। इनका नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू न किए जाए वे स्वतः निलंबित नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना भी, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।